तो लास्ट हम लोगों ने बात की कि दृष्टि प्रसाधन का काम करता है कोई भी कर्म जो पैरों के साथ कराया जाता है। ठीक है, तो दृष्टि प्रसाधन। साथ में कह रहे हैं शिरा स्नायु का संकोच नहीं होता पैर की। नेक्स्ट देखो स्नान। स्नान के क्या लाभ होता है? तो श्लोक नंबर 94 है आपकी बुक्स के अंदर। तो स्नान करना पवित्र बनाता है, देखिए पूजा पाठ के लिए पहले स्नान करता है ना। वृश्य है, आयुष्य है, श्रम स्वेद मलापम, थकावट को दूर करता है। इसी पे हम लोगों ने काफी सारे सवाल किए। तो श्रम स्वेद और मल इन सबको दूर करने वाला। शरीर बल संधान करम, स्नानम ओजस करम परम। तो ये ध्यान रखना कि ओज को बढ़ाने वाला होता है स्नान। इस पे सवाल आता है, स्नानम ओजस करम परम। ठीक है, तो बाकी आइडेंटिफाई करना है, इजीली कर लोगे। और लास्ट में एक शब्द है स्नानम ओजस करम परम, इसको भी याद रखेंगे। जैसे तांबुल में 13 गुण बताए गए थे, स्नान के अंदर 10 गुण बताए गए हैं। 10 गुण, अगेन जरूरी नहीं है ये बात। नेक्स्ट आ जाओगे, स्वच्छ वस्त्र धारण करने का क्या लाभ है? श्लोक नंबर 95। तो एक वर्ड आया, श्रीमत परिषद। इसी को ध्यान से देखो बस। इसका मतलब है श्रीमान, यानी जो अच्छे लोग हैं, है ना, समाज के। तो उनके बीच में आप बैठने लायक बन जाते हो। अच्छे कपड़े ना पहने हो, कितने भी ज्ञानी हो, तो लोग उठा देते हैं कि होगा कोई। ठीक है ना, तो अच्छे लोगों के बीच में बैठने लायक बन जाते हो जब आप स्वच्छ वस्त्र धारण करते हो। श्रीमत परिषद, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट लिखा है कि रत्न धारण का क्या लाभ होता है। रत्न, बड़ा वॉइस ऑफ कर लेंगे जो लोग बाद में ज्वाइन करता है। आर्यन, ठीक है। तो रत्न धारण का लाभ देख रहे हो। तो रत्न धारण से अगेन एक वर्ड आया, श्रीमद व्यसन सूदनम ऐसा करके, और हर्षणम काम्यम ओजस ओजस्यम। तो इसका मतलब है कि आपकी श्री की वृद्धि होती है। श्री मतलब समाज में कह लो कि आपकी ख्याति बढ़ती है, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जो भी व्यसन है, जो भी बुराइयां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। शब्द ध्यान रखना, पीछे था श्रीमत परिषद, कंफ्यूज मत हो जाना। वो वस्त्र धारण करने का लाभ है। ठीक है, बाकी हर्षणम काम्यम ओजस्वम, तो ओज को बढ़ाने वाला इसको भी कहा गया, रत्न धारण करना। नेक्स्ट है पैर एवं मलमार्गों की शुद्धि। पैर और मलमार्गों की शुद्धि, सामने श्लोक लिखा हुआ है। मेध्यम, ठीक है, इसके अलावा अलक्ष्मी और कलीनाशनम। कि पैर अगर साफ रखोगे, है ना, पैर और मलमार्गों की शुद्धि रखोगे, तो एक तो कह रहे हैं कि इससे मेध्यता आती है ना, माइंड तेज होता है। और दूसरा कह रहे हैं अलक्ष्मी कलीनाशनम। मतलब माइक ऑफ रखेंगे, बार बता रहा हूँ मैं। तो अलक्ष्मी कलीनाशनम, कि घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रुक रही है, मतलब धन नहीं रुक रहा है, तो वो चीज नष्ट हो जाएगी। और कलीनाशनम, कि झगड़ा नहीं होगा। देखो इनको तो रिलेट भी करना चाहो तो ऐसा देख सकते हो कि जैसे घर में ऐसा कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि जो वॉशरूम होता है जैसे वो बिल्कुल सूखा हुआ ड्राई होना चाहिए, अदरवाइज घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, ऐसी एक बात कही जाती है। और कली झगड़ा, तो घर में ज्यादातर लड़कों का तो कम से कम झगड़ा इसी बात पे होता होगा मम्मियों से, कि वो सफाई की अभी और गंदा कर दिया। ठीक है, तो झगड़ा खुद ही मिट जाएगा जब पैर साफ रखोगे। तो पैर और मलमार्गों की शुद्धि, तो ये अलक्ष्मी कलिनाशनम, ये स्पेशली याद रखना। नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट लिखा है बेटा शोरकर्म। शोरकर्म यानी नेल कट करना, शेव करना। तो ये चीज कितने कितने दिन में करानी चाहिए? तो चरक वाग्भट पक्ष में 3 बार। पक्ष कहते हैं 15 दिन को, तो 15 दिन में 3 बार कराना है, कहने का मतलब हुआ 5 5 दिन पे। और नीचे लिखा है भेल और शारवाणी के अनुसार, वो 3 मास में एक बार कराता है, 3 महीने में एक बार। तो चरक वाग्भट पक्ष में 3 बार यानी 5 5 दिन, और भेल शारपाणी 3 मास में एक बार। इसके गुण लिखे हैं फिर सामने, कि पौष्टिकम वृश्यम आयुष्यम शुचि रूप विराजनम। तो ये तो समझ ही सकते हो, पौष्टिक, कि सोचो किसी के नेल गंदे हो, आजकल वो यूट्यूबर के वीडियोस चलते हैं, तो अभी थोड़ा लोग ध्यान रखने लगे। वरना बीच में था कि वो वीडियो बनती थी, लोग उसमें जूम कर दिया करते थे ऊपर, कि जो बनाने वाला होता था उसके नेल बहुत गंदे होते थे। है ना, कि इसका ये भी ध्यान। नंबर चाहिए ना आईडी। ना माइक ऑफ कर लेंगे, बार बार कह रहा हूँ आज, क्यों गड़बड़ कर रहे हो आप लोग? मैंने आपके एंड पे माइक ओपन छोड़ दिया आज, मैं कल से बंद कर दूंगा। आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो माइक ओपन होता है आपका, इसको ऑफ कर लिया करो। ठीक है, तो एक तो मैं कह रहा हूँ कि नेल जो होते हैं वो गंदे दिखाई देते हैं, तो उससे याद कर सकते हो कि भोजन पौष्टिक नहीं है ना, अगर गंदे नाखून से कोई खाना बना रहा है तो। वृश्य आयुष्य देख लेना। शुचि रूप विराजनम, है ना, तो महिलाएं तो खासकर,
नेल पे कितना कुछ कराती हैं, है ना, नेल पेंट होता है, नेल आर्ट भी होने लगी है आजकल, एक्सटेंशन भी होने लगे हैं, तो उससे सोच लो कि नेल से सुंदरता बढ़ रही है, तो वो रूप को बढ़ाने वाली चीज है, तो ऐसा करके याद रख सकते हो। तो ये शोर कर्म के लाभ है। चरक वाग्भट पक्ष में 3 बार, बेल चारपाणी 3 मास में 1 बार। आगे चलिए, पादत्र धारण करने का लाभ। पादत्र यानी पैरों में जो खड़ा हो या जूते पहनकर चल रहे हो, उसका क्या लाभ है। अगेन, क्योंकि पैरों से रिलेटेड जो भी चीज होगी तो नेत्रों से उसका संबंध होगा, है ना। तो यहाँ भी लिखा है चक्षुष्य, और पीछे लिखा था क्या, पैरों पर अभ्यंग करने का लाभ, चक्षु दृष्टि प्रसादन। प्रसाद। दृष्टि प्रसाद, क्लियर है, तो वहां दृष्टि प्रसाद करके वर्ड था, और यहाँ चक्षुष शब्द आया, मतलब तो एक ही है देखो, लेकिन लोग इस पे भी सवाल बना चुके हैं, कहाँ दृष्टि प्रसाद आया है, कहाँ चक्षुष आया है। नेक्स्ट है वृश्य रक्षोघ्न और प्रीतिवर्धनम। ये वृश्यता बढ़ाने वाला है, रक्षा करने वाला है, और प्रीति को बढ़ाने वाला है, स्नेह को बढ़ाने वाला है, पादत्र धारण करना। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, छाता धारण करने का लाभ, छत्र धारण। तो इति प्रश्मनम बहुत बहुत जरूरी है, पूछा जाता है आपसे कि इति प्रश्मनम क्या है। तो छत्र धारण करना, इसका मतलब है कि भविष्य में होने वाले रोग नहीं होते। ठीक है, तो आपने छाता लिया, हर मौसम में काम आता है, देख लो आप, बारिश में लेके जाओगे तो बारिश से बचाएगा, गर्मियों में लेके जाओगे धूप से बचाएगा, सर्दियों में लेके जाओगे तो ड्यू जो होती है, ओस जो होती है, उससे बचाता है, फोग से। ठीक है ना, तो हर मौसम में इसका लाभ है, तो फिर आगे बीमारियां नहीं होती। सुश्रुत ने चक्षु प्रसादन के लिए लिखा है कि ये पाद प्रक्षालन करना जो होता है वो चक्षु प्रसादन करने वाला है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो वहां भी सेम ही बात है, मतलब पैरों से। और चक्षुष्य किस किस को लिखा है उन्होंने, छत्र धारण करना, पैरों का अभ्यंग करना, और शीतल जल से सिर से स्नान। स्पेशली याद रखना, आपको पढ़ाया था मैंने कि जब स्नान करने की बात आए, तो अगर सिर से स्नान करना है तो शीतल जल से स्नान करने को कहा गया, लेकिन बाकी बॉडी के लिए उष्ण जल से स्नान लिखा हुआ है। तो वही चीज यहाँ फोकस कर रहे हैं कि सिर से स्नान करना है तो शीतल जल से करना है, क्यों, नेत्रों के लिए अच्छा होता है। तो आप चाहो तो याद कर सकते हो, ये सुश्रुत के अंदर छत्र धारण, पैरों पर अभ्यंग करना, और शीतल जल से सिर से स्नान करना, ये चक्षुष्य है। इतना तो कम से कम याद कर लो, भले ही पाद प्रक्षालन वाला याद मत करना, ये 3 पॉइंट याद कर लो। और चरक का चक्षुष्य पद धारण है, वो देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट आ जाओ, दंड धारण के लाभ। स्टिक लेके चलना, साथ में डंडा लेके चलना। तो मेनली आज भी हम लोग जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, ओए के पेशेंट आते हैं, तो उनको बोलते हैं कि भाई स्टिक का इस्तेमाल करो कि आपकी जॉइंट्स के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े, तो वही चीज है। स्खलतः प्रतिष्ठानम संप्रतिष्ठानम, कि गिरने से बचाता है, किसको, बूढ़े लोगों के लिए मेनली बात है। यहाँ देख भी पा रहे हो, सुश्रुत ने तो क्लियर लिख दिया, स्थिविरे चा प्रशस्यते। तो स्थिविर का मतलब है बुढ़ापा, मतलब ओल्ड एज में, प्रशस्त है कि लेके चलना चाहिए। ठीक है, अविष्टम्बरम आयुष्यम, तो आयु को बनाए रखता है ना, चलते समय बैलेंस बना के रखता है आपका। सुश्रुत स्थिविरे चा प्रशस्यते अविष्टम्बरम, वही लिखा है फिर। तो जरूरी वर्ड ध्यान रखोगे, अगर जो मैंने आपको अभी पढ़ाया उसमें मेजर मेजर पॉइंट्स में निकालो। तो स्नान के लाभ में आपने देखा था, स्नान ओजस्कर होता है, देखो थोड़ा सा रिकॉल करो, मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको। स्वच्छ वस्त्र धारण करने में आपने देखा श्रीमत परिषद, उनमें बैठने लायक बन जाते हो। फिर देखा रत्न धारण करने का लाभ, तो वहां भी एक लिखा था ओजस्यम, और इसके अलावा श्रीमद व्यसन सूदनम, ऐसा करके एक शब्द आया था। पैर और मलमार्गों की शुद्धि, तो अलक्ष्मी और कलीनाशनम, मेन बात की झगड़ा नहीं होगा, घर में गंदगी नहीं करोगे तो। फिर आता है शोर कर्म का लाभ, नेल वगैरह कट करने का, तो पौष्टिक भोजन हो जाता है मतलब, और रूप को बढ़ाने वाला, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो, याद कर लेना है। नेक्स्ट है जूते या खड़ाऊ धारण करना, तो एक तो नेत्रों के लिए अच्छा है, चक्षुष है, और तो कुछ खास था नहीं, चलो। नेक्स्ट करोगे छाता धारण या छत्र धारण, तो इति प्रश्नम हमने देखा, इति प्रश्नम, वो याद रखना है। और लास्ट है फिर दंड धारण करना, तो स्खलता संप्रतिष्ठानम या स्थिविरे च प्रशस्यते, स्पेशली याद रखोगे। अगला श्लोक है चैप्टर में, श्लोक नंबर 103। ठीक है, तो पहले ये भी पूछे जाते थे, अब तो पूछे जाते ही नहीं, मैंने कहा रेफरेंस। तो देख पा रहे हो, नगरी नगर से वृथस्य वृथि यथा स्व शरीरे मेधावी कृत्येषु तो भवेत्। तो कह रहे हैं जिस तरह नगरी नगर की रक्षा करता है, और रथ को चलाने वाला जो कह लो सारथी है, वो रथ की रक्षा करता है, उसी तरह मेधावी लोग अपने शरीर की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब कि शरीर रहेगा तो सब कुछ रहेगा, शरीर नहीं है, मान लो पैसा है सब कुछ है, तो क्या करोगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का रेफरेंस है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो। एक और श्लोक लिखा है, श्लोक नंबर 104। पहला लाइन देखो बस, कह रहे हैं वृत्ति उपाय निषेवेत
ये स्यु धर्म अविरोधिना, बहुत जरूरी बात है। कि कई लोग कह देते हैं ना कि अरे चोरी क्यों कर ली, कि भूख लगी थी, कई दिन से खाया नहीं था, है ना, फिर जस्टिफाई करते हैं कि ठीक है, जेन्युइन समस्या थी। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं करना होता, कि आपको वो काम करने हैं अपनी वृत्ति के लिए, जीवन चलाने के लिए, जो धर्म के विरुद्ध ना हो। तो फिर ऐसे कामों की लिस्ट भी बता दी है। ये सूत्र 28 का नीचे श्लोक आप देख पा रहे हो, बल्कि ये तो 11 नंबर चैप्टर का है। उसके ऊपर वाला श्लोक जो 11 नंबर का है, ये वाला, ये जो लिखा है, 11 चैप्टर का है। तो कह रहे हैं कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, राज सेवा। डिफरेंस याद नहीं करना है, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक, मैं लिख रहा हूँ अगर, तो लिख रहा हूँ बस ऐसे, आपको नहीं याद करना है, चक्कर में नहीं पड़ोगे। तो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और राज सेवा, कह रहे हैं ये 4 काम है, आपको इनमें से कुछ चूज करना चाहिए अपने लिए। खेती कर लो, पशुपालन कर लो, कोई व्यापार करने लगो, या राज सेवा में चले जाओ, कि गवर्नमेंट एमओ की सीट निकालो, वहां चले जाओ। तो वही कह रहे हैं यूपीएससी निकालने के लिए। ठीक है, तो लास्ट वाला चूज करना आप लोग चाहते हो, तो उसको कर लो। नेक्स्ट देखिए, एक श्लोक का और रेफरेंस लिखा हुआ है, सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्व प्रवर्त्य सुखम चना बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। तो कह रहे हैं कि भाई दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुख ना चाहता हो, सब सुख ही चाहता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर धर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ ना आपका काम, तो वो सुख नहीं देगा कभी भी। तो काम ऐसा करो जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो, गलत ना हो। तो ये रेफरेंस जो ओरिजिनली सूत्र 28 का है, इस चैप्टर के विमर्श में दे दिया है। इसका रेफरेंस चाहो तो याद कर सकते हो कि किस आचार्य ने कहा एटलीस्ट। तो चरक का स्टेटमेंट है, फिर वाग्भट में भी आया है। क्लियर, आगे देखते हैं। तो धूमपान एक टॉपिक था हमारा जो अधूरा रह गया था, चलो उसको भी पूरा करने का टाइम है लास्ट में। तो धूमपान एक तो वात कफज विकारों में कराते हैं। ठीक है, सभी आचार्यों ने धूमपान रात्रि में निषिद्ध किया है। और आप देख लो, वो जो धुआं उड़ाने वाले लड़के होते हैं, स्मोकिंग करने वाले, वो रात में मिलेंगे आपको चोरी छिपे खड़े होकर इधर उधर। तो ये वो वाला नहीं है। ठीक है, ये तो मना है रात्रि में। अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, धूमपान की आयु क्या है, 18 वर्ष के बाद। ऐसा कह लो कि एडल्ट होने के बाद, वहां से। तो आचार्य वाग्भट, धूमपान की आयु 18 वर्ष के बाद। और शारंगधर की अगर बात करें, उन्होंने कहा 12 से 80 वर्ष है धूमपान की आयु। तो 12 वर्ष से अलाउ किया, 12 से 80 वर्ष धूमपान की आयु शारंगधर की। चरक के, धूमपान 3 प्रकार के। और यहाँ जो वर्ती है उसकी लंबाई बता रखी है, माफ करें, धूम नेत्र की लंबाई बता रखी है। तो 3 टाइप आपने देखा था ना, बीएसपी। एक ट्रिक याद कराई थी बीपी सिंह, अभी उसकी बात नहीं करेंगे। बीपी सिंह को छोड़ दो, अभी अभी पहली ट्रिक पे जाते हैं, जो हमने याद की थी बीएसपी, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, उस तरीके से। इलेक्शन का टाइम है, तो कोई मुझे ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ किसी खास पार्टी विशेष के लिए कह रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, मैं सिर्फ याद करने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक, बाकी जहां जिसका मन हो भाई वहां दो, वोट जिसको देना है उसको ही देना है। तो बीएसपी, वी का मतलब है वैचारिक, एस का मतलब है स्नेहिक, और पी का मतलब है प्रायोगिक। ठीक, तो यहाँ हम इस क्रम में क्यों याद कर रहे हैं, क्रमशः आप देखोगे 24, 32, 36 बढ़ते हुए क्रम में है, इजी हो जाता है याद करना। तो अपना जो पैटर्न है बीएसपी, तो 24, 32 और 36 अंगुल धूम नेत्र की लंबाई है। इजी है याद करना, 24, 32, 36। नेक्स्ट देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने कितने प्रकार के बताए। तो उनका जो बेस्ट आंसर है ना, वो लिख सकते हो आप। यहाँ पे ऐसा लिखो, 5+1। 5 मत याद करो, 5+1 करके लिखो इसको। तो सुश्रुत ने धूमपान 5+1 टाइप के बताए। तो 5 कौन से हैं, शुरू के 3 तो वही हैं, देखो बीएसपी। उसके बाद एक है कासग्न, एक है वामनीय, और एक और लिखा है प्लस करके लास्ट में, व्रणधूपन। तो सुश्रुत जब बताते हैं धूमपान, तो 5 ही तरह के बताते हैं। लेकिन साथ में चैप्टर में व्रणधूपन की भी बात की है। जैसे कहीं व्रण हो जाता है ना, तो उसको दिखाया जाता है धुआं। आपने देखा होगा अक्सर पुरानी मूवीज के अंदर, कि लोगों को धुनी लेके आते हैं, धुआं दिखाते हैं, तो भाई चलो ये कुछ इंजरी हो गई, ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो व्रण धूपन भी एक ऐड कर दिया। तो टोटल टाइप जो हो गए वो हो गए 5+1। तो आइडियल आंसर 5 नहीं है, 5+1 है, ये याद रखना है। आप भी लिख लेना इस तरीके से, सुश्रुत के अनुसार धूमपान 5+1 टाइप के। तो शुरू के 3 जो देख रहे हो बीएसपी, तो चरक जैसे ही है, सिर्फ प्रायोगिक में देखोगे अंतर आ गया। 36 की जगह जो 36 लिखा है, यहाँ हो गया 48। अच्छा, याद कैसे रखोगे कि भाई प्रायोगिक के अंदर सारे डिफरेंसेस हैं। तो उसका नाम ही है प्रायोगिक, तो उसमें प्रयोग करते रहने हैं, बदलते रहो सबके अनुसार। तो चरक का था प्रायोगिक 36 अंगुल, और इनका है 48 अंगुल, 48। इसके अलावा कासग्न और वामनीय, वो दोनों 16-16 अंगुल के हैं। कासग्न और वामनीय दोनों 16-16 अंगुल के। वृणधूपन ये 8 अंगुल का है। कासंग्र वामनीय 16-16 अंगुल,
और व्रण धूपन 8 अंगुल। नेक्स्ट आ जाइए आचार्य वाग्भट। तो वाग्भट ने 2 बार डिवीजन किया। तो सुश्रुत के आपने देखिए टोटल 5+1 थे ना, तो इन्होंने क्या किया, एक बार शुरू वाले 3 रख दिए बीएसपी, और बाद वाले 3 कासग्न वामनी व्रणधूपन उनको एक साथ रख दिया। तो इस तरह करके कुल 2 डिवीजन कर दिए वाग्भट ने। तो पहला डिवीजन देख पा रहे हो बीएसपी 24-32 सेम ही है, चरक के भी सुश्रुत के भी, और यहाँ वाग्भट के भी। डिफरेंस कहाँ आया है कि प्रायोगिक जो है वो चरक का कितना था देखो, 36 अंगुल, सुश्रुत 48 अंगुल 48, और यहाँ वाग्भट देख रहे हो 40 अंगुल। तो तीनों ने प्रायोगिक में प्रयोग कर दिया, अलग अलग नंबर दिया है। चरक का 36 है, 36, सुश्रुत का है 48, और वाग्भट का है 40। ठीक है, आगे देखिए। पुनः 3 भेद कासग्न वामनीय व्रणधूपन। तो सुश्रुत में आपने देखे कासग्न वामनीय कितने थे बोलो, 16-16 अंगुल। यहाँ कितने हैं, 10-10। और व्रणधूपन वहां भी 8 था, यहाँ भी 8 है। ठीक है, तो कह रहे हैं ये वाला जो डिवीजन है ये अष्टांग संग्रह का है। अष्टांग हृदय ने क्या किया, ये जो कासग्न वाला है ना, इसको 10 अंगुल के बदले लिख दिया 8 या 10 अंगुल ऐसा करके। ठीक है, कासग्न वाला जो है उसको 8 या 10 अंगुल करके लिखा है, बाकी तो सेम ही है। नेक्स्ट आ जाओगे शारंगधर। शारंगधर ने 6 प्रकार के बताए धूमपान। तो इन्होंने क्या किया, सुश्रुत वाले जो 6 के 6 थे उनको एक साथ रख दिया। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर बीएसपी 24, 32 और 40 सेम लाइक वाग्भट। यहाँ देख पा रहे हो वाग्भट का भी ऐसे ही था, 24, 32 और 40। तो शारंगधर के भी सेम ही है, 24, 32, 40। कासग्न है इनका सुश्रुत के जैसा, सुश्रुत का 16 अंगुल था, इनका भी 16 अंगुल है कासग्न। वामनीय है वाग्भट जैसा, तो वाग्भट में 10 अंगुल था, इनका भी 10 अंगुल है। और ये लास्ट में व्रण धूपन है, बेटा सही नहीं लिखा हुआ, ठीक कर लेना। ये व्रण धूपन है। तो व्रण धूपन, ऊपर देखा आपने दोनों का 8-8 अंगुल था, चाहे सुश्रुत हो चाहे वाग्भट हो। और शारंगधर ने इसको 10 अंगुल कर दिया, अपना ही मत दे दिया। तो एक जगह फॉलो किया सुश्रुत को कासगन के अंदर, वामनीय में फॉलो कर लिया वाग्भट को 10 अंगुल, और व्रण धूपन में अपना ही मत दे दिया 10 अंगुल। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑलरेडी आप देख चुके हो किसने किस धूमपान को क्या नाम दिया है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो वाग्भट शारंगधर दोनों ने ये काम किया है। धूमपान के काल कितने हैं, तो चरक ने प्रायोगिक धूमपान के कुल 8 काल बताए हैं, यहां तक आप देख चुके हो। अब देखो लास्ट कुछ पॉइंट्स है। अगली ट्रिक जो है हमारी बीपी सिंह बीपीएस, वो यहाँ काम आएगी। तो सुश्रुत ने धूमपान के 12 काल बताए, हमने याद किया बीपी सिंह। तो उसी क्रम में देख लो कि बी पी और एस यानी 3, 4, 5। ठीक है, ब्रेचनिक के 3 है, प्रायोगिक के 4 हैं, स्नेहिक के 5 काल हैं। तो सुश्रुत धूमपान के टोटल काल 12, तो ये लिखे हुए हैं। वाग्भट देखोगे, वाग्भट ने धूमपान के कुल 24 काल बताए, 24। तो बीएसपी यहां देखोगे 5, 8, माफ करें बीपी सिंह 5, 8 और 11, 5, 8 और 11 बढ़ते हुए क्रम में है। 5 काल, 8 काल और 11 काल। बीपी सिंह भेल के भी लिखे हैं 8, कोई खास नहीं है। यहाँ पर चरक वाग्भट के देख पा रहे हो, यानी चरक और अष्टांग हृदय की बात है, ये लास्ट वाली जो है ऊपर संग्रह वाली बात थी। तो ये भी बीपी सिंह वही ट्रिक याद रखो, लेकिन यहाँ उल्टा है। अब तक आपने देखा बाकी सब में कि बीपी सिंह बढ़ते हुए क्रम में है। जैसे वाग्भट के देखे आपने 5, 8, 11, सुश्रुत में देखे 3, 4, 5, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ देखोगे पहले 3 या 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो चरक में नंबर कम होते जाते हैं हमारी ट्रिक के अंदर, बीपी सिंह के अंदर। बाकी सुश्रुत वाग्भट में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आगे देखोगे ये जो धूमपान कराए जाते हैं, तो इनके बारे में कुछ जरूरी एक एक दो दो पॉइंट है, वो देख लोगे। कि सुश्रुत ने कहा कि वैचनिक धूमपान जो है उसको लेना कहाँ से है, मतलब नासिका से लेना है या स्नेहिक वाला कहाँ से लेना है। फिर छिद्र का प्रमाण कितना होता है, जो अगर भाग में छिद्र प्रमाण की बात करते हैं। और फिर लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है इनके बारे में, जो भी पॉइंट है तो देख लेंगे चलो। तो जो हमारी ट्रिक है बीएसपी, और उसके बाद कासगन वामनी व्रण धूपन, उसमें देखोगे आप कि देखो ऊपर वाले जो है तीनों ना, तीनों में नासिका कॉमन आई है कि नासिका से लेने हैं। लेकिन स्नेहिक वाला मुख से भी लिखा हुआ है नासिका के साथ साथ। ठीक है, नीचे वाले जो दोनों हैं कासगन वामनी, वो मुख से लेने हैं। मुख से लेने हैं, व्रण धूपन तो डायरेक्ट सी बात है कि व्रण के मुख पे दिखाया जाएगा, उसको रटने की जरूरत ही नहीं है। तो ऊपर के तीनों नासिका से, नीचे के दोनों मुख से। लेकिन जो स्नेहिक वाला है
वो नासिका के साथ साथ मुख से भी कहा है कि दोनों जगह से दे सकते हैं। छिद्र का प्रमाण, तो सब में देख पा रहे हो कोलास्थी ही लिखा हुआ है, कोलास्थी सब जगह। लेकिन जो प्रायोगिक है, आप जानते हो प्रायोगिक में प्रयोग करने हैं, वही नंबर भी चेंज हो रहे थे ना सबके। तो यहाँ पे कह दिया कलाय छिद्र, कलाई की दाल होती है, उसके बराबर कह रहे हैं कि छिद्र होता है प्रायोगिक के अंदर, कलाय छिद्र प्रमाण। ठीक है। और ये लास्ट में व्रण धूपन में यहाँ कुलथ की दाल जितना कह रहे हैं, कुलथ। याद रखना चाहो तो एक पॉइंट लिख लो कुलथ की दाल के लिए, लिख लेंगे कुलथ अश्मरिहर। कुलथ जो होता है अश्मरी में पत्ते है, अश्मरी को तोड़ने का काम करता है। फर्स्ट वाला जो वैचनिक है, वो कह रहे हैं किस लिए कराया जाता है, दोष दर्शनार्थ, जाहिर सी बात है दोष बाहर निकलेंगे, विरेचन करा रहे हो आप, उनको देखने के लिए। स्नेहिक वाले में लिख रहे हैं कब तक कराया जाता है, यावत अश्रु प्रवृत्ति, जब तक अश्रु प्रवृत्ति ना होने लगे, आंखों से अश्रु ना निकलने लगे, तब तक कराया जाता है स्नेहिक। प्रायोगिक क्या लिख रहे हैं, तीन तीन उच्छ्वास 3 या 4 बार लेना, यानी इसका जो इसको लेना है वो 3 3 बार लेना है नासिका से। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं टोटल 3 या 4 बार करना है। कासग्न में इसका टाइम बताया कब लेते हैं, ग्रासांतर, कि कुछ भोजन कर रहे हो, एक टुकड़ा लिया उसके बाद ले लिया इसको, बीच में भोजन किया नहीं, ग्रासांतर वर्ड याद रखना। कासग्न धूमपान ग्रासांतर लेते हैं। और वामनीय वाला ये ठीक कर लेंगे, ये पॉइंट नीचे लिखा गया, ये वामनीय के सामने है, कि तिल तंडुल यवागु पिलाकर, कि तिल तंडुल की यवागु पिलाकर उसके बाद वामनीय धूमपान देते हैं। तिल तंडुल यवागु पिलाकर वामनीय धूमपान। ठीक है। मूल भाग में अंगुष्ठ के समान होती है इसकी मोटाई, अग्र भाग में कनिष्ठिका के समान होती है, तो जैसे जैसे आगे अगला हिस्सा जाएगा तो पतली होती जाती है। तो मूल भाग में अंगुष्ठ के समान और अग्र भाग में कनिष्ठिका यानी छोटी वाली उंगली जो होती है लिटिल फिंगर, उतनी मोटाई होती है। नेक्स्ट देखिए। और बेटा मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बैच में, क्योंकि आप जब देखते हो उतना बार बार नहीं रिवाइज कर पाएंगे, एक चैप्टर में ऐसा नहीं दे सकते कि जब नॉर्मली मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं चरक सूत्र में आपको 1.5 2 महीना लगा देता हूँ, मान लो आराम से पढ़ाता हूँ, अगर यहाँ ऐसे करने चलेंगे तो सिलेबस ही नहीं हो पाएगा या पीजीटी तक। तो अपनी जिम्मेदारी समझोगे, आपकी जिम्मेदारी है। मैं कोशिश अभी भी कर रहा हूँ कि पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके उस तरह पढ़ाऊँ आपको, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, एआईए पीजीटी का एग्जाम देना है, यूपीएससी के लिए तैयार रहना है कि अचानक से आ जाए। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट होना अच्छे से जरूरी है बहुत। ठीक है। और जिनका टारगेट है एआईए पीजीटी है, आप तो और भी ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, डेट ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक। देखो चलो, तो नेक्स्ट कवल की बात कर रहे हैं, तो सुश्रुत के कवल 4 तरह के हमने पढ़े थे, और वाग्भट के गंडूश पढ़े थे 4 तरह के। तो यहाँ वही नाम लिखे हुए हैं, स्नेहन, प्रसादन, शोधन और रोपण। स्नेहन, तो जाहिर सी बात है वात दोष होगा तब कराया जाएगा स्नेहन। प्रसादन कह रहे हैं पित्त दोष में, शोधन कफ दोष में, और रोपण अगर मुख में कोई व्रण हो जाए। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी समझ में आ रही होंगी। वात के लिए क्या दोगे, स्नेह वाली चीज है और उष्ण चीज है। पित्त के लिए मधुर शीतल, कफ के लिए रूक्ष उष्ण कटु, इस तरह के द्रव्य यूज कराया जाता है, तो देख लेना। रोपण मधुर कटु तिक्त कषाय रस कह रहे हैं, उष्ण द्रव्य। कोई जरूरी बात नहीं है, आप तो टाइप याद रखो, स्नेहन, प्रसादन, शोधन और रोपण। नीचे वाग्भट के गंडूच देख रहे हो, तो वहां देख रहे हो स्नेहन भी है इनकी तरह, ठीक है, शोधन भी है और रोपण भी है। लेकिन ये शमन जो है, ये प्रसादन की जगह है, तो याद रखेंगे कवल में प्रसादन भेद है और गंडूश में शमन भेद है, इस पे सवाल आ चुका है। बाकी तो कॉमन ही है ना तीनों। तो सुश्रुत के जो कवल है उनमें प्रसादन भी है, प्रसादन। और जो गंडूश है वाग्भट का, उसमें शमन है, शमन गंडूश। इतना याद रखोगे। दोष भी लिखे हैं आगे, पूछे नहीं जाते, आपका मन है देख लो, कि स्नेही गंडूश है वात के अंदर, शमन गंडूश पित्त के अंदर, शोधन कफ के अंदर, और रोपण अगेन वही मुखगत व्रणों के लिए। तो वही पेज रिपीट हुआ है, तो गलती से 2 3 पेज रिपीट हो गए, इनकी हम बात नहीं करेंगे। आगे देखिए शारंगधर। अब तक आपने देखा सुश्रुत ने कवल के 4 भेद बताए, जिनमें आपने एक भेद देखा प्रसादन, और वाग्भट ने गंडूश के 4 भेद बताए, जिनमें एक भेद था शमन। यहां देख रहे हो गंडूश और कवल दोनों के 4 4 भेद, गंडूश और कवल दोनों के 4 4 भेद बताए शारंगधर ने। तो कौन से 4 हैं, स्नेहिक, शमन, शोधन और रोपण। तो वही वाले हैं जो वाग्भट के गंडूश के भेद हैं यानी। ठीक है।
फिर आप पढ़ चुके हो कवल संचारी होता है, द्रव्यों का कल्क इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं कल्क भी, कह रहे हैं 1 तोला, वही लगभग 10 ग्राम 10 ml जो कहना चाहो। और गंडूश की बात करें तो असंचारी होता है ये, द्रव से किया जाता है, लिक्विड से। चूर्ण की मात्रा जो होती है द्रव के अंदर वो आधा तोला होती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप लिक्विड तैयार करोगे तो वो चूर्ण से तैयार करोगे, ठीक है, तो चूर्ण की मात्रा जो है उस द्रव के अंदर आधा तोला है। नेक्स्ट, कवल और गंडूश का धारण काल, कितने समय तक धारण करना होता है इसको। तो कपोलत्वम नासा श्रोत्र नयन परिप्लव, कि तब तक मुख में इनको रोक के रखना है जब तक चेहरे पे आपको ऐसा ना लगे कि पूरा पानी पानी आने लगा नासा से, आंखों से, है ना, वही कह रहे हैं सब। कपोलत्वम नासा श्रोत्र नयन परिप्लव, आंखें भी पानी से भरी हुई हैं, नासा से भी आ रहा है, कानों से भी आ रहा है पानी, तब तक गंडूश धारण कराना है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हो, आचार्य वाग्भट ने निरूह बस्ती निर्माणार्थ द्रव्यों का क्रम बताया है। निरूह बस्ती निर्माण में द्रव्यों का क्रम, किसी को पढ़ना हो पंचकर्म पहले, आपको लगता हो आपका एग्जाम है, आपको टाइम नहीं मिला पढ़ने का पहले, है ना, अभी एग्जाम यही पीजीटी देना चाहते हो, तो जो हमारा दूसरा बैच है 5 वाला, तो वहाँ जल्दी शुरू करेंगे हम। मतलब मुझे लगता है कि करीब 7-8 दिन के बाद शायद हम वहाँ शुरू करेंगे। तो किसी को करना हो तो मुझे मैसेज डाल देना, जो पंचकर्म पहले पढ़ना चाहे, आपका मन है तो वहाँ शुरू होने वाला है। तो आचार्य वाग्भट ने निरूह बस्ती निर्माणार्थ द्रव्यों का क्रम बताया है। क्रम लिखना चाहो तो लिख लोगे, लिखो, मधु प्लस सैंधव, इनको एक साथ लिखना है ना, कि मधु सैंधव एक साथ। इसके बाद स्नेह, फिर कल्क, फिर क्वाथ, इसके अगला क्वाथ लिख लेना। ठीक है, मधु सैंधव, फिर स्नेह, फिर कल्क, फिर क्वाथ। तो ये क्रम होता है, इसको बिल्कुल याद रखोगे आप। ठीक है, अब मैं जो आपको आज पढ़ा रहा हूँ ये आज की लास्ट चीज होगी। ये बेटा ऋतुओं के नाम है। आप कल जब आओगे तो आपको याद होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगी कल की पूरी क्लास, वरना तो सब ऊपर से जाने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ाकर आज छोड़ दूंगा, आप कल याद करके आओगे। चैप्टर नंबर 6 प्लस नाविगान धारणी अध्याय, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है याद करने को, जब छुट्टी की थी बीच में 2 दिन, तो वो सबको याद ही होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो जब कल आएंगे तो वो भी सुनूंगा, और ये तो सुनना ही सुनना है जितना अब तक पढ़ा दिया है। तो ऋतुचर्या का उल्लेख किसने कहाँ किया। तो चरक हो चाहे सुश्रुत हो, सूत्र 6 में उल्लेख किया। संग्रह ने सूत्र 4 में, हृदय ने सूत्र 3 में। इनको आप नहीं याद करना चाहो काम चलेगा, चरक सुश्रुत जरूर याद रखना कि चैप्टर 6 के अंदर सूत्र स्थान के। ठीक है, आप सबको ऋतुओं का ये सामान्य डिवीजन याद होगा, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, हम ऐसे ही ऋतुएं याद रखते हैं। जो शुरू की 3 ऋतुएं हैं बेटा, प्रारंभ की 3 ऋतुएं, इनको कहा जाता है आदान काल, उदगयन काल, या आग्नेय काल। इस समय सूर्य उत्तरायण में होता है। जो अंतिम 3 ऋतुएं हैं, यानी वर्षा शरद और हेमंत, इनको कहा जाता है विसर्ग काल या सौम्य काल। इस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है, यानी उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसका देवता जो है शुरू की 3 ऋतुओं का, क्योंकि आग्नेय काल है तो इसका देवता माना जाता है भगवान सूर्य को। सूर्य इस समय उत्तरायण में होता है। जो लास्ट की 3 ऋतुएं हैं उनका देवता माना जाता है भगवान चंद्रमा को, क्योंकि उनका सोम गुण है, सौम्य होता है चंद्रमा जी का। क्लियर। तो एक तो शब्द याद रखना, आदान काल और विसर्ग काल, इस पे बहुत सवाल आता है। तो आदान काल शुरू की 3 ऋतुएं जब हमारा बल कंपैरेटिवली कम होता है, सूर्य की प्रधानता होती है। विसर्ग काल अंतिम 3 ऋतुएं जब हमारा बल सामान्यता अधिक होता है, सामान्यता। ठीक है, अब आगे देखोगे और ऋतुओं के कुछ नाम लिखे हुए हैं, आपको ये भी याद रखने हैं, अभी तो मैं यही कहूंगा फिलहाल। तो ये देख पा रहे हो कि माघ को तप, या बल्कि ये वाले देखो पहले आप, एक ये है ऋतुओं का डिवीजन और एक ये है ऋतुओं का डिवीजन, आपको दोनों याद होने चाहिए कल जब आओगे आप। तो शिशिर के 2 डिवीजन किए, माघ फागुन, बसंत के चैत्र वैशाख, ग्रीष्म के ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा सावन भादो, सावन भी लिख सकते हो श्रावण के आगे चाहो तो, उसी को सावन भी बोलते हैं, सावन भादो, भादो या भाद्रपद एक ही बात है। ठीक है, फिर क्वार, क्वार भी लिखते हैं अश्विनी को, चाहो तो अश्विन के आगे क्वार लिख लो यहाँ, क्वार। तो क्वार कार्तिक, यानी अश्विन और कार्तिक। फिर लास्ट में मार्गशीर्ष और पोष, एक ये है डिवीजन। दूसरा डिवीजन इस तरह देख पा रहे हो, तप तपस्य, मधु माधव, शुचि शुक्र, नभ नभस्य, ईश उर्ज और सह सहस्य। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि मंथ्स के नेम है, जैसे आपने जनवरी फरवरी याद किए होंगे, शिशिर बसंत याद किए होंगे, उसी तरीके से याद करना है बेटा, ये जरूरी है। ठीक है, तो कल आओगे तो इनको रट के आना आप लोग,
कि शिशिर के माघ फागुन डिवीजन है, बसंत के चैत्र वैशाख, इसी क्रम में करना है, ऊपर नीचे भी नहीं करोगे इनको। अब अगली बात पे आ जाते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि हमारा बल किस तरह होता है, मतलब किस ऋतु में हमारा बल अच्छा होगा, कब कम होगा। तो हम सिंपल सी बात याद रखते हैं कि जैसे जैसे हम बीच की तरफ चलेंगे ना, तो हमारा बल कम होता चला जाएगा। तो आप आदान काल के ऊपर की तीन ऋतुएं देखो, कि शुरुआत में शिशिर में हमारा बल कैसा है, श्रेष्ठ। ये देख लोगे, शिशिर में बल श्रेष्ठ है। और जैसे जैसे आप मिडिल की तरफ गए, तो बल कम होना शुरू हो गया। बसंत में मध्यम हो गया, ग्रीष्म में हीन हो गया। ऐसे ही नीचे वाली साइड से देख लो, कि आप हेमंत में थे, यानी कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे थे, तो यहाँ बल कैसा है, श्रेष्ठ। और जैसे जैसे मध्य की ओर जा रहे हो, तो बल कम होता चला जा रहा है, देखो। क्लियर है। तो मध्य की दो ऋतुएं ग्रीष्म और वर्षा, नेचुरली भी समझ में आता होगा, गर्मियों में, बरसात के दिनों में लोग थके हारे से रहते हैं, उनमें बल हमारा हीन होता है। ठीक है। इसी तरह बसंत और शरद के अंदर बल हमारा मध्यम होता है। और जो शिशिर ऋतु है, हेमंत ऋतु है, यानी सर्दियां जो पीछे गई, तो सबको अच्छा लग रहा होगा सर्दियों में। सर्दियों में बल उत्तम होता है। अगर कहते हैं खाने को अच्छा मिले, तो बहुत अच्छी कटती हैं, ओढ़ने के लिए अच्छा हो और खाने के लिए अच्छा हो। कहा जाता है सर्दियां अमीरों की और गर्मियां गरीबों की। क्लियर। आगे देखोगे, इसके नेक्स्ट देख रहे हो, ये बता रखा है कि किस ऋतु के अंदर किस रस की प्रधानता होती है, ऋतु में किस रस की प्रधानता होती है। तो आपको रसों का नॉर्मल क्रम तो याद ही है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। हम याद कैसे रखेंगे वो देख लो अभी। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे मधुर, एक का गैप करना है, ऊपर लिखना है अम्ल। ठीक है, मधुर अम्ल, उनके बीच में लिख दो तीसरा, यानी कि लवण। तो मधुर, एक गैप करके अम्ल, और बीच में लिख दिया लवण। अगली तीन है कटु, तिक्त, कषाय। तो पहले लिखो कटु, ऊपर लिखो एक का गैप करके तिक्त, और बीच में लिख दो कषाय। ठीक है, तो नीचे से शुरू करेंगे। मधुर, एक गैप करेंगे, अम्ल लिखेंगे, बीच में लिख देंगे लवण। फिर इसी तरह कटु लिखेंगे, एक गैप करेंगे, तिक्त लिखेंगे, बीच में लिख देंगे कषाय। तो इससे आप आंसर निकाल लोगे किस ऋतु में किस रस की प्रधानता होती है। इसके सामने जो आप देख पा रहे हो बेटा, ये ओरिजिनली वो चीज लिखी हुई है कि किस ऋतु में किस महाभूत की प्रधानता होती है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं याद करते। हम कैसे याद करते हैं, कि आगे चल के द्रव्य गुण में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस रस का भौतिक संगठन क्या है। और जो भौतिक संगठन है ना, जाहिर सी बात है, उसी महाभूत की प्रधानता होगी। जैसे मधुर रस आप देख पा रहे हो, ये जल और पृथ्वी महाभूत से मिलकर बनता है। इसीलिए हेमंत ऋतु में जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। ठीक है ना। ऐसे ही लवण है कि वो जल और अग्नि से बनता है, अम्ल है अग्नि और जल से बनता है, अग्नि और पृथ्वी से बनता है। याद करने के लिए ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप याद करना चाहो अगर अभी थोड़ा। देखो मधुर जो होता है, मधुर और अम्ल, अगर आप ये दोनों देखोगे, इन दोनों में देखो पृथ्वी कॉमन है। थोड़ा सा याद कराने की कोशिश कर लेता हूँ, बाकी द्रव्य गुण में याद करेंगे। तो मधुर में भी देख रहे हो पृथ्वी है, अम्ल में भी पृथ्वी है ना, लगातार दोनों रस जो आते हैं। मधुर में साथ में जल है, और अम्ल में साथ में अग्नि है। अग्नि क्यों है, समझ आ रहा होगा, अम्ल रस से क्या होता है, दाह होता है ना, एसिडिटी हो जाती है, तो उस तरह याद कर लो, तो वहां अग्नि है। और मधुर रस जो होता है उसके वहां साथ में जल है। ये दो रस हो गए। लवण की बात करें, वहां ये दोनों मिला दो, जो पृथ्वी के अलावा वाले हैं, यानी अग्नि और जल। तो लवण के अंदर अग्नि और जल होता है। ऊपर के जो तीन बचे, यानी कटु, तिक्त और कषाय, तो तीनों के अंदर वायु कॉमन है, देखोगे अगर। कटु में भी, तिक्त में भी, और कषाय में भी। कटु रस तो ऐसा मानते हैं कि मिर्ची के अंदर आग होती है ना, ऐसे दिखाते हैं ना स्पाइसेस को। तो कटु में अग्नि है साथ में। तिक्त के अंदर, तिक्त को हम लोग रिक्त करके याद रखते हैं, रिक्त यानी खाली, तो खा होता है आकाश, पता है ना, खा पर्याय है आकाश का। तो तिक्त रिक्त ऐसा करके याद कर लेते हैं, तो आकाश है वहां। जो लास्ट बचा कषाय, उसके अंदर पृथ्वी है। तो याद कर सकते हो, तो यहाँ पे इस तरह याद कर लो। आगे द्रव्य गुण में एक साथ लिख के याद करते हैं हम लोग, तो वहां इसकी बात करेंगे। तो जब कल आओगे तो ये पार्ट याद होगा, प्लस एक थोड़ा सा बस हिंट बता रहा हूँ, इसको भी याद करना है। अगले पेज पे जो आप डिवीजन देख रहे हो, ये है संशोधन की दृष्टि से ऋतुएं। जो पीछे डिवीजन है वो नॉर्मल है। अगर वर्ड रख के आपसे पूछे कि संशोधन की दृष्टि से ऋतुएं कितनी होती हैं, ऋतुएं 6 ही होती हैं। अंतर क्या आ जाता है, बस वो देख लोगे। हमने वहां ऋतुएं शिशिर से स्टार्ट की थी, यहाँ शिशिर से नहीं स्टार्ट करते, बसंत से स्टार्ट करते हैं, देख लो। ठीक है, शिशिर ऋतु की बात ही नहीं करेंगे हम यहाँ। तो शिशिर नहीं है, बसंत, ग्रीष्म, और आपको बताया था कि ग्रीष्म और वर्षा के बीच में कौन सी ऋतु आती है, प्रावृट। तो वो लिखी हुई है। तो बसंत, ग्रीष्म, प्रावृट, वर्षा, शरद और हेमंत। एक तो ये याद करना है कल जब आओगे आप। दूसरा, यहाँ शारंगधर ने राशि के अनुसार ऋतुओं का डिवीजन किया। ये सवाल पूछ लेता है किस आचार्य ने राशि के अनुसार ऋतुएं बताई हैं, तो शारंगधर ने बताई हैं।
तो यहाँ ऐसे याद रखना है कि बसंत की ऋतु है इनकी कुंभ और मीन। तो हम लोग याद रखते हैं कि बसंत में कुंभ मनाओ। लोगों से कह रहे हैं भाई बसंत के अंदर कुंभ मनाओ। तो बसंत, कुंभ और मनाओ यानी मीन। ग्रीष्म में वर्षा हो रही है, ऐसा याद रखना है कि ग्रीष्म ऋतु है लेकिन वर्षा हो रही है। तो ग्रीष्म में यानी मेष, वर्षा यानी वृष। प्रावृट मिथुन और कर्क। तो कैसे भी याद कर लो कि प्रकट हो गए मिथुन और केकड़ा कहीं ना, मिथुन और कर्क यानी केकड़ा कहीं प्रकट हो गए, ऐसा करके याद कर लो चाहो तो प्रकट हुए कौन? मिथुन और केकड़ा। तो प्रावृट मिथुन और कर्क। नेक्स्ट है वर्षा। तो वर्षा सिंह कन्या है ना, वर्षा सिंह लड़की का ही नाम है, तो वर्षा सिंह और कन्या, तो वर्षा सिंह कन्या है। नेक्स्ट है शरद ऋतु। शरद ने तोला बिच्छू को, है ना, शरद मान लो बिच्छू बेचता होगा, तो शरद ने तोला बिच्छू को। तो तुला और वृश्चिक। और लास्ट है हेमंत। तो हेमंत का धन ग्रहण कर लो, तो हेमंत में धनु और ग्रहण यानी ग्राह या मकर, या हेमंत के पास धनु और मकर है दोनों, ऐसा याद कर लो। फिर टाइम सेशन का खत्म हो गया, आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, टाइम पूरा हुआ। ठीक है, तो इतने ही क्लास रखेंगे, जल्दी ही जैसे मैंने कहा 10 चैप्टर हो जाएंगे, फिर आपको एक सेशन और ऐड करना है मुझे 10 चैप्टर्स के बाद। और फिर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे क्लास के अंदर, किस तरह करेंगे बता दूंगा सब मैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल जब आओगे ये चीज याद करके आना, क्योंकि तभी चैप्टर समझ में आने वाले हैं बेटा, जितना मैंने आज पढ़ा दिया आपको इस चैप्टर के बारे में। थैंक यू, कल मिलते हैं।